सभी को नमस्कार। मैं इंदु आर्य, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज के इस वीडियो में हम दुर्खीम के श्रम विभाजन के सामाजिक सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। दुर्खीम द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में श्रम विभाजन के सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। दुर्खीम के पहले एडम स्मिथ, स्पेंसर तथा जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे अनेक विद्वानों ने आर्थिक आधार पर श्रम विभाजन की विवेचना की, लेकिन दुर्खीम वह पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने इसकी व्याख्या समाजशास्त्रीय आधार पर अथवा सामाजिक आधार पर की। और दुर्खीम ने सामाजिक आधार पर श्रम विभाजन का समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। दुर्खीम से पूर्व कुछ विचारकों ने यह स्पष्ट किया कि मनुष्य ने अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा अपनी सुविधाओं के लिए श्रम विभाजन की व्यवस्था विकसित की। इसके अतिरिक्त अनेक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि श्रम विभाजन मनुष्य द्वारा निर्मित एक ऐसा विवेकपूर्ण साधन है जिसके द्वारा समूह की उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। स्पेंसर ने श्रम विभाजन की चर्चा सामाजिक उद्विकास के एक विशेष स्तर तथा कारण के रूप में की। ऐसे सभी विचारों से असहमत होते हुए भी दुर्खीम ने यह स्पष्ट किया कि श्रम विभाजन एक ऐसा चर है जिसे सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसके साथ ही दुर्खीम यह भी स्पष्ट करना चाहते थे कि श्रम विभाजन उन प्रमुख आधारों में से एक है जो समाज में एकता उत्पन्न करते हैं, लोगों को एक दूसरे के निकट लाते हैं। इस प्रकार दुर्खीम ने अपनी पुस्तक समाज में श्रम विभाजन के दूसरे भाग में और श्रम विभाजन के प्रारंभिक तथा आधुनिक स्वरूप को स्पष्ट किया, तो दूसरी ओर उन्होंने श्रम विभाजन के सामाजिक परिणामों पर प्रकाश डालकर इससे संबंधित प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। इस दृष्टिकोण से श्रम विभाजन के सामाजिक कारक, श्रम विभाजन की प्रक्रिया तथा इसके प्रभावों के संदर्भ में दुर्खीम के विचारों को समझना अति आवश्यक है। श्रम विभाजन के सामाजिक कारक। दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन मुख्यतः एक सामाजिक घटना है जो प्रत्येक युग में सभी समाजों की एक आवश्यक विशेषता रही है। प्राचीन समाजों में भी श्रम विभाजन का आधार आर्थिक न होकर पूर्णतया सामाजिक ही था। उस समय उत्पादन केवल व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता था। अतः समाज में किसी तरह की आर्थिक असमानताएं नहीं थीं। उस समय केवल आयु और लिंग के आधार पर ही श्रम विभाजन की व्यवस्था विद्यमान थी। इस श्रम विभाजन में पुरुषों का काम शिकार करना तथा खाने योग्य पदार्थों का संग्रह करना था, जबकि स्त्रियों का कार्य बच्चों का पालन पोषण करना और पारिवारिक दायित्वों को पूरा करना था। सामाजिक विकास की प्रक्रिया के बाद में अनेक ऐसी दशाएं उत्पन्न हो गई जिन्हें श्रम विभाजन के प्रमुख कारकों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, और ये कारक मुख्यतः 3 हैं। सबसे पहला है जनसंख्या का आकार। दुर्खीम का मत है कि समाज में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती रहती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही समाज के आकार में वृद्धि होती है। जब कभी भी समाज का आकार बढ़ता है तब व्यक्तियों की आवश्यकताएं बढ़ने लगती हैं, और यह दशा श्रम विभाजन को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रमुख कारक बन जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक जो दुर्खीम ने बताया है वह है भौतिक घनत्व। भौतिक घनत्व से दुर्खीम का तात्पर्य जनसंख्या के उस घनत्व से है जो किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाता है। किसी समाज में जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तब वहाँ जनसंख्या का घनत्व अथवा भौतिक घनत्व भी बढ़ने लगता है।
इसी के साथ व्यक्तियों की आवश्यकताओं में भी और अधिक वृद्धि होती है और आवश्यकताएं बढ़ने के साथ साथ बड़ी मात्रा में उत्पादन की आवश्यकता अनुभव की जाने लगती है। इसके फलस्वरूप भी श्रम विभाजन में वृद्धि होती है और इसी स्तर पर श्रम विभाजन का सामाजिक पक्ष उसके आर्थिक पक्ष से मिलने लगता है। तीसरा कारण है नैतिक घनत्व। इस शब्द का प्रयोग दुर्खीम ने व्यक्तियों की एक ऐसी नैतिकता को स्पष्ट करने के लिए किया जिसके फलस्वरूप सामाजिक संबंधों की प्रकृति में परिवर्तन होने लगता है। उनका विचार है कि जब संचार के साधनों में वृद्धि होने से व्यक्तियों तथा समूहों के संबंधों में घनिष्ठता उत्पन्न होने लगती है, तब इसे नैतिक घनत्व में होने वाली वृद्धि मानना चाहिए। प्राचीन समाजों में व्यक्तियों के संबंध अपने परिवार अथवा एक छोटे से समूह तक सीमित थे। इस समय उनके संबंधों का आधार केवल सामाजिक था, आर्थिक अथवा वैज्ञानिक नहीं। इसके पश्चात जैसे जैसे विभिन्न समूहों में जनसंख्या की वृद्धि हुई तथा उनकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी, इन बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने एवं व्यक्तियों के व्यवहारों पर प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रण स्थापित करने के लिए परिवहन और संचार के साधनों का विकास होने लगा। संचार से उत्पन्न होने वाले नए संबंधों को नियंत्रित करने के लिए उनके बीच वैधानिक संबंधों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और यही कारण है कि आरंभ में जो श्रम विभाजन पूर्णतः सामाजिक था, उसमें आर्थिक तथा वैधानिक विशेषताओं का समावेश होने लगा। स्पष्ट है कि व्यक्तियों के अंतर संबंधों की प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को ही दुर्खीम ने समाज में उत्पन्न होने वाली नई नैतिकता के रूप में स्वीकार किया तथा इसे श्रम विभाजन को प्रोत्साहन देने वाले एक प्रमुख सामाजिक कारक के रूप में प्रस्तुत किया। इस प्रकार दुर्खीम ने समाज में जो श्रम विभाजन पाया जाता है उसके लिए जनसंख्या का आकार, भौतिक घनत्व और नैतिक घनत्व, इन 3 महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख किया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।